Hello everyone, welcome to our channel. We were doing order 7 and till now we have completed 4 grounds on the basis of which a plaint can be rejected. That was given in order 7 rule 11 clause A, B, C and D. Today we will discuss the next grounds and these are the remaining last one. So we will see what is given in rule 11 clause E and clause F. These are related to ground 5th and 6th. Okay, there are in total 6 grounds on the basis of which rejection of the plaint can be done. So let's see order 7 of civil procedure code. Order 7 rule 11 clause E. एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. द प्लेंट कैन बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट. हमेशा प्लेंट जो होती है वो डुप्लीकेट में फाइल की जाती है. सो ऑर्डर 4 में भी आपने देखा हो रूल 1 दैट प्लेंट विल नॉट बी प्रॉपरली ड्यूली इंस्टीट्यूटेड. सो इफ यू नॉट फाइल द प्लेंट इन डुप्लीकेट, अगर आप डुप्लीकेट में नहीं करोगे देन दैट कैन बी द ग्राउंड फॉर द रिजेक्शन. सिंपल. सो डुप्लीकेट में आपको करना जरूरी है बिकॉज ये बात हमारे ऑर्डर 4 रूल 1 में भी बोली गई है. एंड इफ यू डोंट फॉलो दिस विल बिकम वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ द प्लेन्स. सो व्हेन यू फाइल द ओरिजिनल प्लेन दैट इज डुप्लीकेट. अगर आपने टू रीजन फाइल नहीं किया है, एक ही फाइल किया है, एंड योर प्लेंट कैन बी एट दैट टाइम बी रिजेक्टेड. सो द ऑफर एट फाइलिंग काउंटर जो होता है विल नॉट टेक योर प्लेंट. वाई? बिकॉज इट इज नॉट इन डुप्लीकेट. ऑफिसर बिल्कुल नहीं लेगा और वो इसको स्पेशली एक कहकर मना कर देगा कि ये डुप्लीकेट फॉर्म में नहीं है, सो आई रिजेक्टेड. ओके, वेरी इजी. क्लोज ई, तो ये आपको गिवन है rule 11 clause E में of order 7. Now coming to the order 7 rule 11 clause F. Clause F is somewhere connected with order 7 rule 9 से भी connected है, along with order 9 rule 2 and 4 से भी connected है. ठीक है. सो हम ये सी करेंगे कि इनकी कनेक्शन कैसे है, क्या हमारा ऑर्डर एफ कहता है. So it is simply saying if in case of non-compliance of order 7 rule 9 plaint shall be rejected. वो क्या है? That plaint shall write a draft a plaint on as many papers as there are defendants and affix them in original. ड्राफ्ट में देनी पड़ती है जितने डिफेंडेंट्स हैं उनके लिए और उनको ओरिजिनल में करना पड़ता है. और अगर आप ये ऑर्डर 7 का रूल 9 नहीं फॉलो करोगे तो वो भी रिजेक्शन का एक ग्राउंड बन जाएगा. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये, क्योंकि मेंस में इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बनाऊं. सो ऑर्डर 7 रूल 9 क्लियरली डायरेक्ट. हमारा ऑर्डर 7 रूल 9 क्या कहता है? देखिए, ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज एफ ऑर्डर 7 रूल 9 पर डिपेंड है. अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो ये ग्राउंड बन जाएगा रिजेक्शन का. अब ऑर्डर 7 रूल 9 क्या कहता है ये मैं आपको करवा चुकी हूँ. स्टिल पे योर अटेंशन. इट डायरेक्ट्स दैट plaintiff upon the court deciding to issue summons, and it directs the plaintiff to file the process fee and copies of plaint on plain paper within 7 days. ठीक है. आपको जब डिफेंडेंट्स को समन भेजने पड़ते हैं तो प्लेंटिफ को एक प्रोसेस फी पे करनी पड़ती है और एक प्लेन डॉक्यूमेंट पर प्लेंट लिख कर देनी पड़ती है विद इन 7 days. So order 7 rule 11 clause F says that order 7 rule 9 has been violated. अगर आप ये violate करोगे then plaint shall be rejected. But in between the court can always extend the time. इस 7 days के टाइम को extend कर सकते हैं. ये हमने देखा था. अगर reasonable ground है और सस्पिशियस ऐसा रीजन बन रहा है जिसकी वजह से प्लेंटिफ ये काम नहीं कर पाया, मतलब ऑर्डर 7 रूल 9 को फॉलो नहीं कर पाया, तो इस डेज को इंक्रीज कर देंगे. बट इवन आफ्टर एक्सटेंशन वो नहीं फुलफिल करता है तो क्लोज एफ के अंडर उसको रिजेक्शन मिलेगी. ठीक है. इवन आफ्टर द एक्सटेंशन इफ यू हैव नॉट फाइल्ड द प्रोसेस फी और एटसेट्रा वट एवर इट्स बीन गिवन देन प्लेंट क्या हो जाती है, वो रिजेक्ट हो जाती है. वेरी सिंपल 2 ग्राउंड्स. सो एज पर order 7 rule 11F, if after signing of summon order the plaintiff didn't file the process fee, summon order हो चुका है, process fee आप नहीं दे रहे हैं, और you didn't file the copy of plaint, आपने plaint की कॉपी नहीं सबमिट करवाई है on a plain paper within 7 days, then plaint क्या होगी, it shall be rejected. Court may extend the time also, but still if it is not filed then the rejection can be done. ओके. नाउ ऑर्डर 9 का अगर हम देखें रूल 1 2 3 4 ये क्या कहते हैं? देखिए,
ऑर्डर 9 रूल 1 क्या कहता है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ऑर्डर 9 से कैसे रिलेटेड है, लिंक मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ऑर्डर 9 रूल 1 हमें कहता है दैट ऑन द डेट फिक्स्ड बाय द कोर्ट बोथ द पार्टीज हैव टू अपीयर इन अ कोर्ट, कोर्ट में आना पड़ेगा, and that is the duty upon the plaintiff on the defendant also to appear on the date of first hearing. They may appear in person or they may appear through their lawyers. Now in civil matters में क्या होता है, personal appearance is not necessary unless court has directed you, मतलब इतना ज़रूरी नहीं होता है, so you can appear through your lawyer also or through your agent also unless the court has asked you to appear in person. Now coming to order 9 रूल 2 क्या कहता है, दैट ऑन द फर्स्ट हियरिंग द प्लेंटिफ इज प्रेजेंट, प्लेंटिफ प्रेजेंट है बट डिफेंडेंट एब्सेंट हो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो ऑर्डर होता है कि दोनों को, प्लेंटिफ को भी डिफेंडेंट को भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा, बट बाय चांस प्लेंटिफ प्रेजेंट है, डिफेंडेंट एब्सेंट है, तो हमारा रूल 2 क्या कहता है, दैट कोर्ट फाइंड्स दैट डिफेंडेंट वाज एब्सेंट बिकॉज समन कुड नॉट सर्व्ड अपॉन हिम। यहाँ पर जो ऑर्डर 7 रूल 9 के समन थे वो इस उसको भेजे ही नहीं गए, इसलिए डिफेंडेंट आया ही नहीं। So summon was not served because plaintiff didn't submit the process fee or he didn't submit the copies of the plaint. उसने ये पार्ट नहीं किया था और इस वजह से डिफेंडेंट नहीं आ पाया है इन 7 days. Then you have to file the process fee and the copy of the plaint. Then only then registry will issue the summon, तभी उसको समन भेजे जाएंगे. And if court finds that the registry didn't issue the summons to the defendant because plaintiff didn't file the process fee or copy of plaint, in that case कोर्ट में ऑर्डर फॉर द डिसमिसल ऑफ द सूट, ठीक है, यहाँ पर डिसमिसल दे देगी। तो अगर ऑर्डर 9 पर बात चल रही है तो यहाँ क्या होता है, डिसमिसल। ऑर्डर 7 रूल 9 की बात होगी तो क्लोज एफ के अंडर रिजेक्शन। डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चे? सो प्रोवाइडेड, क्यों डिसमिसल दी, नो सच ऑर्डर शेल बी मेड इफ नॉट विद स्टैंडिंग विद सच फेलियर डिफेंडेंट अटेंड्स इन पर्सन और बाय हिज एजेंट व्हेन ही इज अलाउड टू अपीयर बाय द एजेंट ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हिम टू अपीयर एंड आंसर। अगर डिफेंडेंट आ जाएगा तब ऐसा कोई डिसमिसल ऑर्डर नहीं पास करना है। सो इवन इफ द समन्स वाज नॉट सर्व्ड एंड डिफेंडेंट बाय चांस प्रेजेंट हो जाता है, बेशक उसको समन नहीं दिए गए हैं, फॉर हियरिंग वो प्रेजेंट है, देन डिसमिसल विल नॉट बी डन। बट इफ कोर्ट फाइंड्स कि डिफेंडेंट जो है वो एब्सेंट है बिकॉज ऑफ द प्लेंटिफ ने कमिटेड व्हाट, डिफेंडेंट्स का ऑर्डर 7 रूल 9 उसने फुलफिल नहीं किया था, then court may dismiss the suit and court may make an order for the dismissal of the suit, ठीक है। dismissal of suit is only on or after hearing, जब hearings चल रही हैं, when defendant is absent and due to non service of summon, उसके पास समन नहीं पहुंचे हैं। so इसी ग्राउंड पे अगर आपने ऑर्डर 7 रूल 9 को वोलेट किया है तो आपकी प्लेंट क्या हो जाती है, रिजेक्ट भी हो सकती है और उसी ग्राउंड पे आपका सूट भी डिसमिस हो सकता है। दोनों बातें हो गई ना। सो डिफरेंस दोनों में क्या है, दैट प्लेंट रिजेक्ट कभी भी हो सकती है लेकिन सूट का डिसमिसल कब होगा, ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग। ये हियरिंग के बाद की बात है और ये कभी भी हो सकती है, हियरिंग से पहले भी बाद में भी, राइट। so due to the default of order 7 rule 9 then court will go for dismissal, उसके पहले डिसमिसल नहीं हो सकता है, डिसमिसल विल हैपन ओनली ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग व्हेन डिफेंडेंट इज फाउंड टू बी एब्सेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट तो पहले भी हो सकती है, अगर आपने ऑर्डर 7 रूल 9 को वॉलेट कर दिया तो पहले भी हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाइए ऑर्डर 9 रूल 3 पर। रूल 3 क्या कहता है, 1 2 आपने डिस्कस कर लिए। रूल 3 क्या बात करता है, नीदर पार्टी अपीयर ऑन द डेट देन द सूट शैल, सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग देन सूट कैन बी डिसमिस्ड। अगर ना प्लेंटिफ प्रेजेंट होता है ना डिफेंडेंट प्रेजेंट होता है तो यहाँ तो डिसमिसल 100% है, ओके। सो यहाँ पर डिसमिसल बनेगा। सो डिसमिसल ऑफ सूट ऑन टेक्निकल ग्राउंड हो जाएगा। टेक्निकल ग्राउंड देखिए दो बात में हुई डिसमिसल। अब एक ऑर्डर 9 रूल 2 के अंडर भी हमने डिसमिसल पढ़ा है और ऑर्डर 9 रूल 3 के अंदर भी डिसमिसल है। सो ऑर्डर 9 रूल 2 में क्या है, नॉन सर्विस ऑफ समन। समन क्यों, ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ ऑर्डर 7 रूल 9। और यहाँ पर क्या था, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बोथ आर एब्सेंट एज इन ऑर्डर 9 रूल 3। सो ऑन बोथ दीज ग्राउंड सूट बी डिसमिस्ड and that is called dismissal for default on technical grounds. If suit is dismissed under order 9 rule 2 and 3 then what is solution? क्या solution अगर यहाँ dismissal हो गया? Solution lies under order 9 rule 4। इसलिए मैंने 1 2 3 4 सारे रूल आपको साथ साथ समझा रही हूँ। ऑर्डर 4 क्या कहेगा,
that either a fresh suit be filed, ठीक है। ऑर्डर 9 सॉरी रूल 4 क्या कहता है, या तो अब आप फ्रेश सूट फाइल करो, ठीक है, साथ में वो सोल्यूशन दे रहा है, फ्रेश सूट फाइल करने की बात करेगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, शोइंग सम सफिशिएंट ग्राउंड देन डिसमिसल ऑर्डर कैन बी सेट असाइड। अगर आप कोई सफिशिएंट ऐसा ग्राउंड बता देंगे तो जो डिसमिसल ऑर्डर है इसको सेट असाइड भी किया जा सकता है एंड सूट कैन बी रीस्टोर्ड। Either you file a fresh suit or you prove some sufficient ground as to why you are absent and why the summons could not be served, why you not comply with order 7 rule 9 and got the dismissal order to set aside. So these are the basically things जो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब बात आ जाती है, देखिए अब हमने क्या पढ़ा है, ऑर्डर 7 रूल 9 इट इज रिलेटेड विद ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज एफ, यहाँ पर क्या हुई, रिजेक्शन। अब देखें ऑर्डर 9 रूल 2 की बात करें, सो इट इज रिलेटेड टू ऑर्डर 9 रूल 4, ठीक है। अब आपका इंटरव्यू में जो मेन क्वेश्चन उठता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन उठ जाएगा, व्हेन विल कोर्ट पास द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 9 रूल 2 और व्हेन द कोर्ट विल पास द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 11 ऑर्डर 7 रूल 11। ऑर्डर कब पास हो सकते हैं, ये कब पास हो सकता है और ये कब पास हो सकता है। तो देखिए आंसर आपका क्या बनेगा, फर्स्ट डे ऑफ अपीयरेंस डिफेंडेंट वाज एब्सेंट, एब्सेंट था बिकॉज समन उसके पास नहीं गए, हैड नॉट बीन सर्व्ड अपॉन हिम बिकॉज प्रोसेस फी नहीं दे पाया था प्लेंटिफ, उसने ऑर्डर 7 रूल 9 वॉयलेट किया, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कहेंगे, विच ऑर्डर विल यू पास, कौन सा पास करेंगे, ये पास करेंगे कि ये पास करेंगे, इंटरव्यू में क्वेश्चन है। सो इफ इट डिपेंड्स यू कैन पास रिजेक्शन ऑर्डर ऑल्सो, और इसी ग्राउंड पर आप रिजेक्शन भी होता है तो आप बोलोगे कि इसमें तो डिसमिसल करूंगा अंडर ऑर्डर 9 रूल 2, देन दे आस्क कि रिजेक्शन भी हो तो हो सकता है, अगर आप बोलेंगे डिसमिसल तो कहेंगे रिजेक्शन भी तो हो सकता है, अगर आप रिजेक्शन बोलेंगे तो कहेंगे डिसमिसल भी तो हो सकता है। सो देखिए रिजेक्शन कैन बी डन एट एनी स्टेज, जरूरी तो नहीं है कि इसके पहले ही हो, बाद में भी तो रिजेक्शन हो सकता है। तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछेंगे कि आप कौन से ऑर्डर चूज करोगे, जरूरी नहीं है कि रिजेक्शन इससे पहले ही हो, रिजेक्शन इस स्टेज पर भी हो सकता है और इसके बाद भी हो सकता है। सो विच एवर इज द लेस हार्श ऑर्डर that you will choose if party was bona fide, आप लेस हार्श ऑर्डर को चुनोगे, ठीक है। एंड इफ पार्टी वॉज मैलाफाइड, अगर देखिए बोनाफाइड है तो लेस हार्श, अगर वो मैलाफाइड है देन गो फॉर मोर हार्श ऑर्डर। So if party was acting malafide, go for rejection, and if party is not malafide, it is bona fide, then negligent but bona fide, then go for dismissal, ठीक है। तो डिसमिसल आप बोनाफाइड पार्टी के लिए कीजिए और मेलाफाइड पार्टी के लिए आप ऑर्डर 7 रूल 11 कीजिए, ठीक है। सो इन डिसमिसल देयर इज अ स्कोप ऑफ सेटिंग असाइड एंड ही विल प्रिवेंट हिज कोर्ट फीस, ठीक है। वो बाद में ग्राउंड दे देगा कि मेरे पास सफिशिएंट ग्राउंड था तो उसका सेट असाइड हो जाएगा और वो कंटिन्यू एज इट इज केस चलेगा। So I hope now you understood what I have explained you in this session. It's all about rule 11 clause E and F, and F is very very important because इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्डर 7 रूल 9 से ऑर्डर 9 रूल 2 रूल 3 रूल 4 में कैसे इसका सोल्यूशन गिवन है। इन नेक्स्ट सेशन में इसी से रिलेटेड, इसी रिजेक्शन ऑफ प्लेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो सेशन होने वाला है and don't miss that. Keep watching, keep sharing. Till then, have a good day. Thank you.